हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम देखने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका माइनर टेस्ट नंबर 1 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हुआ था आपके 4/5/2025 को और सेकंड ग्रेड का रहने वाला है। और इसमें भी आपके दूसरा प्रश्न पत्र रहने वाला है SST विषय का, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फिर रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो या फिर रीट लेवल 2 साइंस मैथ से तैयारी कर रहे हो या फिर रीट लेवल 2 SST से अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो इनके भी पेपर के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। इसलिए चैनल पर बने रहना है और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि कोई भी सॉल्यूशन मैं अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर चलो क्वेश्चन नंबर 1 पर करते हैं माइनर टेस्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, किस हड़प्पा स्थल से एक साथ 2 फसलें उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि कौन सा हड़प्पा स्थल है जहाँ से एक साथ 2 फसलें उगाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वो आपका जाएगा कालीबंगा सभ्यता से 2 फसलें उगाए जाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2 नंबर, वह सील जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है जो पशुपति शिव जैसी दिखाई पड़ती है मिली है। यानी कि एक सील है जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है जो कि पशुपति शिव जैसी दिखाई देती है। ये मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो आपका जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 3 नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ दे रखे हैं हड़प्पा स्थल, सामने दे रखी है आपको प्राप्त सामग्री। तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है बालाकोट। तो बालाकोट से प्राप्त हुआ है भाई सीप के जो उद्योग है उसके अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। दूसरा आपको दे रखा है सुरकोटड़ा। तो सुरकोटड़ा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं कलश के स्वदान, यानी कि कलश मिला है जिसके अंदर स्वदान के अवशेष प्राप्त होते हैं। तीसरा आता है लोथल गुजरात। तो लोथल गुजरात से प्राप्त हुए बंदरगाह के अवशेष यहाँ से मिले हैं भाई। फिर आता है आपके चन हुदड़ो। तो यहाँ से प्राप्त हुए मन के बनाने का कारखाना जो है वो यहाँ से प्राप्त होता है। यानी कि 1 में 4, 2 में 3, 3 में 2 और 4 में 1। तो 4, 3, 2, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 4 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तो कुछ कथन दे रखे हैं आपको नीचे, इसमें से कौन सा कथन है वो सही है उसकी आपको चयन करना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है देखो कि कालीबंगा की खोज एक घोष ने की है। और दूसरा दे रखा है एक घोष ने 1953 में लगभग 2 दर्जन हड़प्पा संस्कृति के स्थल बीकानेर क्षेत्र में खोजे थे। बिल्कुल ये भी सही है भाई। तीसरा दे रखा कालीबंगा में अस्थि रहित स्वदान नहीं मिले, तो ये इसमें आपकी गलत आ जाएगा। और फिर दे रखा कालीबंगा से प्राप्त अवशेष हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से बेहतर स्थिति में है, तो ये भी इसमें सही है। अभी जो हड़प्पा से यानी कालीबंगा से प्राप्त जो अवशेष मिले हैं वो हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से बेहतर स्थिति में है। इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो कालीबंगा से भी काफ़ी पुरानी सभ्यता है, यानी कि ये भी इसमें बिल्कुल सही रहने वाला है। तो 1, 2 और 4 इसमें सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 5 नंबर दे रखा आपको, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में से कौन सा पशु है उत्कीर्ण नहीं है। तो पशुपति की जो मोहर प्राप्त हुई है आपको मोहनजोदड़ो सभ्यता से, तो उस पर निम्न में से कौन से पशु की आकृति है उत्कीर्ण नहीं है। तो उस पर बैल की आकृति है उत्कीर्ण नहीं है, बाकी गेंडे की आकृति है, हाथी की भी आकृति है और बाघ की भी आकृति मिलती है। नेक्स्ट देखो भाई 6 नंबर, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल बलूचिस्तान में स्थित है। यानी कि सिंधु सभ्यता का स्थल है जो कि बलूचिस्तान में प्राप्त हुआ है वो कौन सा है। तो इसमें आपका आ जाएगा सुतका को जो स्थान मिला है ये सिंधु सभ्यता का स्थल है और ये बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों के निर्माण के लिए किस सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मोहरों के निर्माण के लिए किस सामग्री का प्रयोग है वो नहीं किया गया, वो आपको इसमें चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा देखो सैलकड़ी का प्रयोग तो किया गया था, चांदी का प्रयोग भी किया गया था, कैल्साइट का प्रयोग भी किया गया था, लेकिन लोहे का प्रयोग इसमें है वो मोहर बनाने में नहीं करते थे भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर, किस सैंधव स्थल से साइन बोर्ड का मॉडल मिला है। यानी कि कौन सा सैंधव स्थल है जहाँ से साइन बोर्ड का है वो मॉडल प्राप्त हुआ है, तो वो आपका आ जाएगा इसमें धौलावीरा नामक स्थान से साइन बोर्ड का है वो मॉडल मिला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर, किस सैंधव स्थल से विशाल स्टेडियम के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो कौन सा सैंधव स्थल है जहाँ से विशाल स्टेडियम के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो वो आपका आ जाएगा इसमें धौलावीरा नामक स्थान से विशाल स्टेडियम के भी यहाँ पर प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 10 नंबर, घोड़े की हड्डियाँ के अवशेष किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं। यानी कि घोड़े की जो हड्डियाँ प्राप्त हुई है वो कौन से सैंधव स्थल से मिले हैं, तो वो आपके इसमें रहने वाला है भाई
सुरकोरडा नामक जो स्थान है, यहाँ से घोड़े की हड्डियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो सुरकोरडा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से हल पर मिट्टी का मॉडल मिला है, यानी कि हल पर मिट्टी का मॉडल प्राप्त हुआ है। तो वो इसमें आपको हो जाएगा बनावली नामक जो हड़प्पा स्थल है, यहाँ से हल का मिट्टी का मॉडल प्राप्त हुआ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 नंबर, निम्नलिखित में से किन स्थानों से पूर्व हड़प्पा, हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पा सभ्यता तीनों कालखंडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कौन सा स्थल है जहाँ से एक तो पूर्व हड़प्पा, हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पा तीनों कालखंड से अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो वो आपके इसमें रहने वाला है, एक तो आ जाएगा देखो राखीगढ़ी नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, दूसरा आ जाएगा कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, तीसरा आ जाएगा आपके धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। रंगपुर इसमें शामिल नहीं रहने वाला है। तो इसमें आप 1, 2 और 4 इनके ऑप्शन नंबर 2 जो है वो 12 के अंदर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 13 नंबर, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे। तो कौन से पालतू पशु से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। तो वो आपको आ जाएगा घोड़े से ये लोग परिचित नहीं थे, वह गाय से परिचित थे, बैल से परिचित थे और भैंस से भी परिचित थे, लेकिन घोड़ा उस समय उपयोग में नहीं लिया जाता था, तो वहाँ पर ये लोग परिचित भी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 14 नंबर दे रखा है, निम्न में से किस सैंधव स्थल से मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो वो आपको मिलेगा रोपड़ नामक स्थान से मालिक के साथ कुत्तों के दफनाने के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 नंबर, सारगोन युगीन सुमेरियन अभिलेखों में सैंधव सभ्यता के निम्न में से कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो वो आपके इसमें आ जाएगा भाई मेलुआ जो शब्द है वो इसके लिए प्रयुक्त हुआ है। समाधान R37 के साक्ष्य किस सैंधवकालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो R37 जो साक्ष्य मिले हैं सैंधवकालीन समाधान के, वो कौन से स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो वो इसमें आ जाएगा आपके हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है, समाधान R37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 17 नंबर दे रखा है आपको, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से अलंकृत फर्श प्राप्त हुआ है। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जहाँ से अलंकृत फर्श प्राप्त हुआ है। तो वो आपका आ जाएगा कालीबंगा से है वो अलंकृत फर्श प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 18 नंबर दे रखा है आपको, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। तो सबसे जो पूर्वी स्थल है वो आपके इसमें आ जाएगा आलमगीरपुर जो है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ही पूर्वी नामक स्थान या सबसे पूर्वी स्थल रहने वाला है, आलमगीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 19 नंबर दे रखा आपको, निम्नलिखित सैंधवकालीन स्थल से भंडार गृह के प्रमाण मिले हैं। तो भंडार गृह के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो एक तो हड़प्पा से भी यहाँ से भंडार गृह के प्रमाण मिले हैं, मोहनजोदड़ो से भी भंडार गृह के प्रमाण मिले हैं और लोथल गुजरात से भी यहाँ भंडार गृह के प्रमाण मिले हैं, यानी कि उपरोक्त सभी से वो भंडार गृह के प्रमाण प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20 नंबर, किस हड़प्पा स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो अग्निकुंड के साक्ष्य वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो वो आपका आ जाएगा, एक तो मिलते हैं अग्निकुंड अपने कालीबंगा से मिलती है और दूसरा प्राप्त होता है लोथल गुजरात से भी वो अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यानी कि 1 और 3 दोनों इसमें आपके सत्य रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल 3 भागों में विभाजित था। तो कौन सा हड़प्पा स्थल है जो 3 भागों में विभाजित था। तो वो आपका जाएगा धौलावीरा जो हड़प्पा स्थल है ये आपके 3 भागों में क्या था, विभाजित था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति वैदिक आर्यों से बताई है। तो कौन थे जिन्होंने कहा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी उत्पत्ति है वो वैदिक आर्यों से बताई गई है। तो ये आपका जाएगा इसमें बीबी लाल जो है, इन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति है वो वैदिक आर्यों से हुई थी, वही यहाँ पे आके बसे थे और एक सभ्यता का निर्माण किया था। तो वैदिक आर्य तो आपका आ जाएगा बीबी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 23 नंबर, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता है वो किससे संबंधित है। तो वो आपका जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 24 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कहा कि हड़प्पाई राज्य एक अत्यंत केंद्रित साम्राज्य था। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो अत्यंत ही केंद्रित साम्राज्य था, ये कथन किसका है। तो वो आपका आ जाएगा इसमें पिगट ने कहा था कि जो हड़प्पा सभ्यता वाला साम्राज्य है वो बहुत ही केंद्रित साम्राज्य था। नेक्स्ट देखो भाई, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो हड़प्पा स्थल है वो कौन सा नहीं है वो आपको पहचानना है। तो इसमें चुनहुदड़ू जो है ये इसमें हड़प्पा स्थल है, कोट दिज्जी जो वो भी आपके रहने वाला है हड़प्पा स्थल, और सोगोरा ये आपके इसमें हड़प्पा स्थल नहीं रहने वाला है। बाकी देसलपुर भी आपके हड़प्पा स्थल में आता है। तो 25 का ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपके करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 26 नंबर,
सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है? तो सैंधव सभ्यता का जो महान स्नानागार प्राप्त हुआ है, स्नानघर, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो आपके इसमें 26 में आ जाएगा, मोहनजोदड़ो नामक स्थान से एक महान स्नानघर प्राप्त हुआ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, भारत में हड़प्पा का वृद्ध स्थल है। तो भारत के अंदर हड़प्पा सभ्यता का एक वृद्ध स्थल है, वो कौन सा है? तो वो आपका जाएगा राखीगढ़ी, हनुमानगढ़ के अंदर जो है वो हड़प्पा स्थल का एक वृद्ध स्थल मिलता है। नेक्स्ट देखो भाई 28 नंबर, हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पा स्थल से मिला है? यानी कि हाथी दांत का एक पैमाना बना हुआ था मेजरमेंट वाला, वो कौन से हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो वो आपको मिलेगा लोथल, गुजरात से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29 नंबर, सैंधवकालीन स्थल सुरकोटड़ा के खोजकर्ता है। तो सैंधवकालीन स्थल सुरकोटड़ा के खोजकर्ता कौन थे? तो वो आपके इसमें आ जाएगा जगपति जोशी। जगपति जोशी जो है वो सुरकोटड़ा के खोजकर्ता रहते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30 नंबर, निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है और वहाँ से एक विख्यात वृषभ की मूर्ति या वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? यानी कि एक सिक्का है जिसके ऊपर वृषभ की आकृति या उसका चित्र बना हुआ है, तो वो सिक्का है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो आपके इसमें रहने वाला है मोहनजोदड़ो नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 31 नंबर, सैंधवकालीन स्थल जूनीकरण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सैंधवकालीन स्थल जो है जूनीकरण, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो आ जाएगा गुजरात के अंदर स्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 32 नंबर दे रखा है आपको, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में आपको दे रखी है वस्तुएं, सूची 2 में आपको दे रखी है संबंधित स्थल। तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है देखो टिन व चांदी। तो टिन व चांदी है वो कौन से स्थल से प्राप्त हुआ है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका जाएगा टिन और चांदी जो है वो मिले ईरान व अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं भाई, वहाँ से टिन और चांदी के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। फिर आता है आपके लाजवर्त पत्थर। तो जो लाजवर्त पत्थर है ये कहाँ से मिलता है? तो ये आपका जाएगा बदख्शा से ये प्राप्त हुआ था। लाजवर्त पत्थर है वो बदख्शा से प्राप्त होता है। फिर आते हैं आपके सोना। तो सोना कहाँ से मिला है? तो सोना आपके प्राप्त हुआ है भाई, इसमें आ जाएगा दक्षिणी भारत से सोने के बहुत सारे भंडार प्राप्त हुए हैं। लास्ट में दे रखा तांबा। तो तांबा आपको पता ही है अभी गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुआ है, जिसे ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से भी जानते हैं गणेश सभ्यता को। तो आपके तांबा आ जाएगा इसके अंदर। डी में आएगा 1। तो अगर आपको डी का पता था तो भी आपसे कर सकते थे कि डी में आपके आ रहा है 3, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 33 नंबर दे रखा है आपको, ऑरल स्टाइन के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या था? तो ऑरल स्टाइल के अनुसार सिंधु घाटी से सभ्यता है, इसके पतन का कारण क्या था? तो इसके पतन का जो कारण आएगा वो आएगा आपके जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ की सभ्यता का क्या हो गया था? पतन हो गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34 नंबर, सर्वाधिक लेख युक्त मोहर के प्रमाण किस सैंधवकालीन स्थल से मिले हैं? तो सर्वाधिक लेख युक्त जो मोहर के प्रमाण मिले हैं वो किस सैंधवकालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो वो आपके इसमें आ जाएगा भाई हड़प्पा स्थल से सर्वाधिक लेख युक्त मोहर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 135 नंबर, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। एक तरफ दे रखा हड़प्पा स्थल, सामने दे रखे हैं उसके खोजकर्ता। तो इसमें आपके सुमेलित नहीं है तो वो आ जाएगा देखो हड़प्पा स्थल का खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी आता है, बिल्कुल सही है। फिर आता है रोपड़ सभ्यता के कौन है खोजकर्ता? तो इसमें आपका आ जाएगा यज्ञदत्त शर्मा। फिर आते हैं लोथल। तो लोथल में आ जाएगा आपके SR राव ने यहाँ की खोज की थी। फिर आता है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी में JP जोशी जो है ये इसमें आपके सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 36 नंबर दे रखा आपको, हड़प्पा स्थल लोथल है वो किस नदी के किनारे स्थित है वो आपको बताना है कि जो हड़प्पा स्थल में लोथल हम गुजरात के अंदर पढ़ते हैं वो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें आपका आ जाएगा भाई लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा सभ्यता स्थलों से चावल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल है जहाँ से चावल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं उसको आपको चयन करना है। तो एक तो आ जाएगा आपके इसमें लोथल, गुजरात से चावल के प्रमाण मिले हैं, और दूसरा कालीबंगा सभ्यता से भी आपके चावल के प्रमाण मिले हैं, यानी कि 2 और 3। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका करेक्ट रहने वाला है कि लोथल व कालीबंगा जो है यहाँ से चावल के प्रमाण प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38 नंबर, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है?
तो सिंधु सभ्यता से जो मौर्य प्राप्त हुई है वहाँ से कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा पीपल वृक्ष की आकृति प्राप्त होती है भाई। नेक्स्ट देखो 39 नंबर, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो हड़प्पाकालीन स्थल से अभी तक है वो कौन सी धातु की वो प्राप्ति नहीं हुई है, वो आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा हड़प्पा स्थल से लो धातु की वो प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 40 नंबर, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग है वो किसकी पूजा करते थे, तो वो आ जाएगा आपके पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। तभी एक सील के उनकी एक जो होती है ना शिला, उसके ऊपर है वो पशुपतिनाथ की एक आकृति है वो चित्रित की गई है। तो यानी कि उससे हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41 नंबर दे रखा है आपको, कौन से पुरातत्वविद ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानता को रेखांकित किया था। तो कौन से पुरातत्वविद थे जिन्होंने पूर्व हड़प्पा सभ्यता और नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानता को इनकी रेखांकित किया था, तो वो आपके इसमें रहने वाले हैं भाई ये घोष जो है वो इसमें समानता रेखांकित करते हैं। नेक्स्ट देखो 42 नंबर, सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन है सत्य, वो आपको चयन करना है। तो सबसे पहले दे रखा है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बिल्कुल सही है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर नालियों की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही सुव्यवस्थित थी कि कितनी भी बारिश आ जाए तो पानी है वो पूरा का पूरा शहर से बाहर चला जाता था। फिर आता है कि व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था। बिल्कुल सही है, व्यापार बहुत तेज़ी से चल रहा था। और मातृदेवी की उपासना की जाती थी। बिल्कुल सही है भाई, मातृदेवी की पूजा भी यहाँ पे होती थी। तो इसमें आपके उपरोक्त सभी जो कथन है वो सत्य रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखो भाई 43 नंबर दे रखा आपको, निम्न पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। तो कौन से पशु का है वो इसके अंदर निरूपण नहीं हुआ है। तो इसमें आपका जाएगा गाय का निरूपण इसमें नहीं किया गया है। हाथी का हो रखा है, गेंडे का भी हो रखा है और बाघ का भी निरूपण हो रखा है, लेकिन गाय का कहीं पर भी चित्रित नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 44 नंबर, सिंधु सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु सभ्यता किस लिए जानी जाती है, तो वो आपका जाएगा एक तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक तो सुव्यवस्थित नगर नियोजन किया गया था। दूसरा था अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए जानी जाती है। तीसरा था अपने उद्योगों के लिए भी जानी जाती है। तो इसमें आपके तीनों ही कथन है वो सही रहने वाला है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए जानी जाती है और अपने उद्योगों के लिए भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 नंबर, राखलदास बनर्जी व सुनीति चटर्जी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे। तो राखलदास बनर्जी और सुनीति चटर्जी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो वो आपका आ जाएगा द्रविड़ जो है ये हड़प्पा सभ्यता के निर्माता रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 46 नंबर दे रखा आपको, किस सैंधवकालीन स्थल से पृथ्वी देवी यानी कि उर्वरा देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो उर्वरा देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो आपका आ जाएगा हड़प्पा नामक स्थल से उर्वरा देवी की प्रतिमा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 47 नंबर दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध है। तो हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस स्थल से है, तो वो आ जाएगा आपके हड़प्पा सभ्यता स्थल नहीं, कौन से मतलब धातु से है, तो वो आ जाएगा आपके कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इस समय वो कांस्य बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो इसलिए उसे कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो भाई 48 नंबर दे रखा आपको, निम्न में से असुमेलित युग्म है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो असुमेलित है, उसका आपको चयन करना है। तो इसमें एक तरफ दे रखे हैं स्थल का नाम, सामने दे रखे हैं खोज कब हुई थी। तो सबसे पहले दे रखा है देखो हड़प्पा, तो हड़प्पा की खोज होती है 1921 के अंदर। फिर दे रखा कालीबंगा, तो कालीबंगा की खोज होती है 1952-53 के अंदर। फिर आती है लोथल गुजरात, इसकी होती है 1956 के अंदर। और फिर दे रखी है राखी गढ़ी जो कि 1960 है इसमें, लेकिन वो इसमें आपके असुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 50 नंबर दे रखा है, किस हड़प्पा स्थल से नहरों से सिंचाई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो कौन से हड़प्पा स्थल है जहाँ से नहरों से सिंचाई के प्रमाण प्राप्त होते हैं, तो वो आपके इसमें आ जाएगा सोरतगोई जो है। यहाँ से ऐसा कहा जाता है कि नहरों से यहाँ पे खेती होती थी, तो यहाँ पे आपको सोरतगोई रहने वाला है कि वहाँ पे नहरों के द्वारा खेती की जाती थी, यानी कि बहुत ही विकसित स्थल था भाई ये सोरतगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 150 नंबर क्वेश्चन देखो, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो भारतीय पुरातत्व विभाग जो है इसकी स्थापना होती है 1861 के अंदर, और वो भी कलकत्ता के अंदर इसकी स्थापना की गई। तो 1861 कलकत्ता के अंदर इसकी स्थापना होती है भारतीय पुरातत्व विभाग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 51 नंबर दे रखा है आपको, एलेक्स इंकल्स द्वारा प्रस्तुत समाजशास्त्र की विषय वस्तु की संरचना को निर्मित करने वाले चरणों में से कौन सा चरण तर्क क्या सुझाव देते हैं, और व्हाट इज रीजन सजेस्ट
के प्रश्न से संबंध है, यानी कि ऊपर जो दे रखा है इसमें से कौन सा है वो संबंध रहने वाला है, तो इसमें आ जाएगा आपके 3 नंबर कि ये आप आएगा विश्लेषणात्मक चरण रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 52 नंबर 52 देखो, समाजशास्त्री के नाम एवं संबंधित देश से जुड़े निम्न युग्मों में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। यानी कि एक तरफ आपको दे रखे हैं समाजशास्त्री का नाम, सामने दे रखे हैं आपको देश कि कौन से देश से वो संबंधित रहने वाला है, तो इसमें कौन सा आपके असत्य है उसका आपको चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा देखो सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्टे, इसका देश आएगा आपके फ्रांस का रहने वाला है, ठीक है ना। फिर आता है आपके कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स आपके जर्मनी के रहने वाले हैं। फिर आता है हर्बर्ट स्पेंसर, ये अमेरिका से नहीं थे हर्बर्ट स्पेंसर, यह इसमें गलत है। मैक्स वेबर जो है ये भी आपके जर्मनी से रहने वाले हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके इसमें असत्य युग्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 53 नंबर, सामाजिक अनुसंधान का आधारभूत मुद्दा इस विचार पर आधारित है कि विज्ञान का प्रत्येक अवयव एक वस्तु है, ये विचार किस समाजशास्त्री से संबंध रखता है। यानी कि सामाजिक अनुसंधान जो है वो आधारभूत मुद्दा इस विचार पर आधारित है कि विज्ञान का प्रत्येक अवयव क्या है, वस्तु है, तो ये विचार है वो किस समाजशास्त्री से संबंध रखता है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा इमाइल दुर्खिम से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 54 नंबर दे रखा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जी.एस. गुरिये ने नहीं लिखी है। जी.एस. गुरिये के द्वारा जो कौन सी पुस्तक है वो नहीं लिखी गई है, वो आपको इसमें से छांटना है। तो इसमें आपके रहने वाला है भाई जो बुक नंबर दे रखी है आपको 2 कि द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, ये पुस्तक है वो जी.एस. गुरिये की नहीं है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये पुस्तक है वो किसकी रहने वाली है। बाकी कास्ट एंड रेस इन इंडिया ये रहने वाली है, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन ये भी आपके जी.एस. गुरिये की रहने वाली है, और सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन ये भी आपके जी.एस. गुरिये की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 55 नंबर 55 में दे रखा है आपको, इनमें से किसने भारतीय समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग किया है। तो कौन थे जिसने भारतीय समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है, तो वो आ जाएगा आपके डी.पी. मुखर्जी जो है, इन्होंने द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 नंबर, समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, ये किसने कहा था, तो ये कहने वाला आ जाएगा आपके जॉर्ज सिमेल के द्वारा कहा गया था भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 57 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा दुनिया पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रस्तुत करती है जिससे प्रत्येक सामाजिक परिघटना को एक व्यापक सामाजिक संदर्भ में देखा जाता है, तो वो कौन सी अवधारणा रहने वाली है भाई। तो इसमें आपकी अवधारणा आ जाएगी भाई समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य जो है वो इस अकॉर्डिंग कहता है कि आलोचनात्मक दृष्टि को प्रस्तुत करता है जिसमें प्रत्येक सामाजिक परिघटना को एक व्यापक सामाजिक संदर्भ में देखा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म इसमें है वो सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो सबसे पहला आ जाएगा सामाजिक स्थिति एवं गति की, तो ये मैक्स वेबर ये इसमें आपके सुमेलित नहीं है। बाकी समाजशास्त्र का उद्गम स्थल फ्रांस रहने वाला है, समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो ऑगस्ट कॉम्टे रहने वाला है, और समाज का वैज्ञानिक अध्ययन ये आपके ऑगस्ट कॉम्टे रहने वाला है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपके इसमें सुमेलित नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 59 नंबर दे रखा है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को समाज के समग्र स्वरूपों का क्रमबद्ध अध्ययन एवं व्याख्या करने वाला विज्ञान माना है। तो ये आपके आ जाएगा F.H. जो गिडिंग्स इन्होंने माना है कि जो समाजशास्त्र को समाज के समग्र स्वरूपों का क्रमबद्ध अध्ययन एवं व्याख्या करने वाला विज्ञान माना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 60 नंबर दे रखा, F.W. बर्गेस के अनुसार समाजशास्त्र है। तो F.W. बर्गेस के अनुसार समाजशास्त्र क्या है, तो इसमें आ जाएगा आपके सामूहिक व्यवहार का सामाजिक विज्ञान जो है ये आपके समाजशास्त्र रहने वाला है। नेक्स्ट दे रखा 61 नंबर देखो, किसके अनुसार समाजशास्त्र तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान है। तो किसके अनुसार समाजशास्त्र जो है वो तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान रहता है, तो इसमें आपके आ जाएगा पेरोटो के अनुसार समाजशास्त्र जो है वो तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 62 नंबर, विचारकों का कौन सा समूह समाजशास्त्र के संस्थापकों की श्रेणी में सर्वाधिक सुमेलित है। यानी कि दे रखा है कि कौन सा समूह है जो समाजशास्त्र के संस्थापकों की श्रेणी में देखा जाए तो सर्वाधिक सुमेलित रहने वाला है। तो इसमें आपके आ जाएगा सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर रहने वाले हैं, फिर आ जाएगा आपके इसमें ऑगस्ट कॉम्टे रहने वाले हैं, फिर आ जाएगा आपके कार्ल मार्क्स, यानी कि A, C और D इसमें आपके संस्थापकों की श्रेणी में रहने वाले हैं अभी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 63 नंबर क्वेश्चन दे रखा है,
समाजशास्त्र का अतीत तो बहुत लंबा परंतु इसका इतिहास छोटा है, ये कथन किस विचारक का है? तो ये कथन कौन से विचार का रहने वाला है? तो वो आ जाएगा आपके रॉबर्ट बीरस्टीड का रहने वाला है भाई, रॉबर्ट बीरस्टीड। कि समाजशास्त्र का अतीत तो बहुत लंबा है परंतु इसका इतिहास जो है वो छोटा है। नेक्स्ट देखो भाई 64 नंबर, समाजशास्त्र के विषय में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो समाजशास्त्र के विषय में असत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करना है। तो इसमें सबसे पहला दे रखा है, देखो समाजशास्त्र की उत्पत्ति के प्रमुख कारणों में फ्रांसीसी क्रांति व औद्योगिक क्रांति है। दूसरा दे रखा है आपको सोशियोलॉजी को J.S. मिल ने दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान कहा है। तो ये कहने वाले कौन थे? तो J.S. मिल के द्वारा कहा गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर दे रखा है सोशियोलॉजी को दुर्खिम ने शिल्प मानने का सुझाव दिया है। तो ये इसमें आप गलत हो जाएगा कि सोशियोलॉजी को दुर्खिम ने शिल्प मानने का सुझाव दिया है, ये आप असत्य कथन रहने वाला है। और फिर दे रखा है सोशियोलॉजी शब्द दो भाषाओं लैटिन व ग्रीक से मिलकर के बना हुआ है। तो ये भी इसमें सही है भाई। बाकी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका इसमें क्या हो जाएगा? असत्य कथन रहने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई 65 नंबर, निम्न में से कौन से समाजशास्त्री समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं के रूप में अध्ययन के समर्थक नहीं है? तो कौन से समाजशास्त्री है जो समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं के रूप में अध्ययन करने के समर्थक नहीं है? तो वो आपके इसमें आ जाएगा मैकाइवर और पेज जो है वो इसके समर्थक नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 66 नंबर, निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो कौन सा युग्म असंगत है उसका आपको चयन करना है। तो पहला दे रखा है पॉजिटिव फिलोसॉफी, इसके आपके रहने वाले ऑगस्ट कॉम्टे। फिर दे रखा है सोसाइटी, इसमें आ जाएगा मैक्स वेबर। तो ये कथन आपका आ जाएगा असंगत। और फिर दे रखा है कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी, इसके आपके रहने वाले हैं सोरोकिन। और फिर आता है इन्वेस्टिगेशन टू सोशियोलॉजी, तो इसमें आपका आ जाएगा पीटर बर्गर। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 2 जो है ये असंगत युग्म रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 67 नंबर, मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र है। तो मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र क्या रहता है? तो इसमें आ जाएगा आपके सामाजिक क्रियाओं की व्याख्यात्मक विवेचना का विज्ञान रहता है भाई। सामाजिक जो क्रिया है इसकी व्याख्यात्मक विवेचना का जो विज्ञान है वो आपके इसमें समाजशास्त्र रहता है, वो भी मैक्स वेबर के अनुसार। फिर देखो 68 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, दंड को निषेधात्मक पुरस्कार कहने वाले विद्वान है। तो दंड को निषेधात्मक पुरस्कार कहने वाले विद्वान कौन थे? तो वो आपके इसमें आ जाएगा अरस्तु है, वो इसमें रहने वाले हैं जिन्होंने कहा था कि दंड है वो एक निषेधात्मक पुरस्कार रहता है। नेक्स्ट देखो भाई 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है? तो समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित कौन थे? तो वो आ जाएगा आपके एफ टॉनिज जो है ये इसमें आपके स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित रहने वाले विद्वान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 70 नंबर दे रखा आपको, गैमिन सेफ्ट की किस अवधारणा के साथ पहचान है? गैमिन सेफ्ट जो था इसकी किस अवधारणा के साथ है वो पहचान है? तो इसमें आपका आ जाएगा समुदाय अवधारणा के साथ पहचान रहती है भाई। फिर आता है 71 नंबर, एंथमोथोलॉजी किसने दी थी? यानी कि एंथमोमेथोलॉजी जो है वो किसने दी थी या किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो वो आ जाएगा आपके हेराल्ड गारफिकल के द्वारा दी गई थी भाई। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो आपको इसमें बताना है। तो पहला दे रखा है मानसिक संबंध, तो वो आ जाएगा वीरकांत। फिर दे रखा है सामाजिक संबंध, तो वो आपके इसमें आ जाएगा बान वीज। और इसके बाद दे रखा है आपके सामाजिक क्रिया, तो इसमें आ जाएगा मैक्स वेबर के द्वारा सामाजिक क्रिया दी गई थी। फिर आता है आपके गैमिन सॉफ्ट और गैसल सॉफ्ट, इसमें जो दे रखा है जॉर्ज सिमेल दे रखा है। तो ये कथन आपके इसमें असंगत या असुमेलित हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 73 नंबर देखो, समन्वयात्मक संप्रदाय के विषय में असत्य कथन है। तो समन्वयात्मक संप्रदाय जो है इसके विषय में कुछ कथन दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन है वो असत्य रहने वाला है। तो इसमें आपका आ जाएगा कथन नंबर 2 इसमें असत्य रहेगा कि यह संप्रदाय समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान के स्थान पर विशेष विज्ञान बनाने पर बल देता है। ये कथन आपके असत्य कथन रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 नंबर, गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु का प्रकार नहीं है। तो गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु का प्रकार कौन सा नहीं है? तो वो आपके इसमें आ जाएगा सामाजिक स्थिति की जो है ये आपके गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु का प्रकार नहीं रहता है भाई। नेक्स्ट देखो भाई 75 नंबर, एलेक्स इंकल्स समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानते हैं। तो एलेक्स जो इंकल्स है
इन्होंने समाज शास्त्र की कौन सी विषय वस्तु को माना है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके, एक तो आ जाएगा समाज को इन्होंने माना है, फिर आएगा संस्था को भी इन्होंने कहा कि ये भी समाज शास्त्र का विषय रहता है, फिर आता है सामाजिक संबंध, तो सामाजिक संबंधों को भी इन्होंने समाज शास्त्र की विषय वस्तु माना है भाई। यानी कि आपके ए बी सी, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके 75 में सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 76 नंबर, जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्रीय ज्ञान की विशेषता नहीं है। यानी कि जॉनसन के अनुसार कौन सी है वो समाजशास्त्रीय ज्ञान की विशेषता नहीं रहती है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा ये एक असंचयी है, ये इसकी विशेषता नहीं रहती है। बाकी समाजशास्त्र है ये अनुभव आश्रित होता है, ये सिद्धांतबद्ध होता है और ये नीति निरपेक्ष होता है, तो ये सभी सही है, लेकिन ये असंचयी है, ये इसमें आपकी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 77 नंबर, रॉबर्ट बियरस्टीड के अनुसार समाजशास्त्र की प्रकृति से संबंध विशेषता नहीं है। इनकी प्रकृति से संबंधित कौन सी विशेषता इसमें नहीं है, वो भी रॉबर्ट बियरस्टीड के अनुसार, तो वो आपके इसमें रहने वाली है भाई कि एक तो पहला दे रखा है ये वास्तविक विज्ञान है न कि आदर्शात्मक विज्ञान, तो बिल्कुल इन्होंने ये इसी अकॉर्डिंग कहा था कि एक वास्तविक विज्ञान है न कि कोई आदर्शात्मक विज्ञान। फिर दे रखा है इसमें ये मूर्त विज्ञान है, अमूर्त नहीं, तो ये इसमें आपके गलत हो जाएगा, ये इनके द्वारा संबंधित कथन या संबंधित बताई गई विशेषता नहीं है। फिर दे रखा है आपको यह विशुद्ध विज्ञान है न कि व्यवहारिक विज्ञान, ये भी सही है, और ये तार्किक और अनुभव सिद्ध विज्ञान दोनों है, तो ये भी इसमें सही है। बाकी तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसमें आपके असंगत या फिर विशेषता नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 78 नंबर, समाजशास्त्र के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया जाता है। तो समाजशास्त्र के जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है इसमें किसे महत्व दिया जाता है, तो वो आपका आ जाएगा, एक तो कारण कार्य संबंध को महत्व दिया जाता है, दूसरा आएगा यथास्थितिवादी को भी इसमें संबंध दिया जाता है, इसमें महत्व दिया जाता है, फिर आता है परिस्थिति को भी इसमें महत्व दिया जाता है। तो ऑप्शन ए, बी और सी इसका वो करेक्ट हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका एकदम सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 79 नंबर, समाजशास्त्र के मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के समर्थक समाजशास्त्री है। तो समाजशास्त्र के जो मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है इसके समर्थक में समाजशास्त्री कौन थे, तो वो आपके इसमें आ जाएगा सी राइट मिल्स जो है वो इसके समर्थक के समाजशास्त्री रहने वाले हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 80 नंबर, फिनोमिनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी पुस्तक के लेखक कौन है। यानी कि फिनेमोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके एडमंड हुसल्स। एडमंड जो हुसल्स है इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81 नंबर, निम्न में से किस उपागम की मान्यता है कि सामाजिक यथार्थ का निर्माण अंतः क्रियाओं से होता है तथा भाषा का सामाजिक पक्ष महत्वपूर्ण है। तो भाषा का सामाजिक पक्ष है वो महत्वपूर्ण है, ये किसके अंदर कहा गया है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा सिम्बोलिक एंटर एक्जिनिज्म जो है इसके अंतर्गत कहा गया है कि भाषा का सामाजिक महत्वपूर्ण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का एक स्वरूप नहीं है। तो कौन सा है वो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का स्वरूप नहीं है, तो वो आपके इसमें रहने वाला है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक जो परिप्रेक्ष्य है वो इसका एक स्वरूप नहीं रहता है भाई। नेक्स्ट देखो 83 नंबर, सोशियोलॉजी का इथोलॉजी नाम प्रस्तावित किया था। तो सोशियोलॉजी का नाम है इथोलॉजी है वो प्रस्तावित किसने किया था कि भाई जो सोशियोलॉजी है इसको आप इथोलॉजी के नाम से बुलाना चाहिए, तो ये कहने वाले कौन थे, तो ये आ जाएगा आपके J.S. मील, यानी कि ये प्रस्ताव है वो J.S. मील के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 84 नंबर, 84 में आपको दे रखा है व्हाट इन साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। तो व्हाट इन साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन थे, तो वो आपके इसमें आ जाएगा भाई, सबसे पहले दे रखा है मैकाइवर एंड पेज, तो वो इसमें नहीं है, इसमें आ जाएगा आपके G.S. गुरिये जो है इन्होंने कहा था व्हाट इज़ व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 85 नंबर दे रखा है इंडोलॉजी के प्रतिपादक समाजशास्त्री है। तो इंडोलॉजी जो है इसके प्रतिपादक समाजशास्त्री कौन थे, तो वो इसमें आपका जाएगा गोविंद सदाशिव गोरिये, यानी कि G.S. गोरिये इसमें रहते हैं जो इंडोलॉजी के प्रतिपादक समाजशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 86 नंबर, समाजशास्त्र के विषय में असत्य कथन है। तो समाजशास्त्र के विषय में कौन सा कथन असत्य है उसका आपको चयन करना है। तो इसमें पहला ही कथन असत्य दे रखा है, देखो समाजशास्त्र एक विषय के रूप में 1848 में अस्तित्व में आया था, ये इसमें आपके कथन असत्य रहने वाला है। बाकी इसमें दूसरा कथन देखो, भारत में सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की एक ऐच्छिक विषय के रूप में शुरुआत की गई थी, बिल्कुल सही है। फिर दे रखा है समाजशास्त्र का क्षेत्र स्वरूपात्मक व समन्वयात्मक दोनों है, ये भी बिल्कुल सही है।
समाजशास्त्र जो है विशिष्ट एवं सामान्य विज्ञान का मिलन है, ये भी इसमें सही है, लेकिन समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में 1848 में अस्तित्व में आया था, ये इसमें कथन है सत्य रहने वाला है, बाकी सभी कथन सत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समाजशास्त्र की विषय वस्तु है? तो कौन सा विषय है वो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है? तो इसमें आपके रहने वाला एक तो आ जाएगा सामाजिक समूह और दूसरा आ जाएगा जाति जो है, ये इसमें सामाजिक विषय रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो 88 नंबर, सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो वो आ जाएगा आपके सोरोकिन इसके लेखक रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखो भाई 89 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, सामाजिक संरचना में सामाजिक मूल्यों का अध्ययन करने वाले प्रथम भारतीय विद्वान थे। तो सामाजिक मूल्यों का अध्ययन करने वाले कौन थे, प्रथम भारतीय विद्वान कौन थे? तो वो आ जाएगा आपके राधा कमल जो मुखर्जी है, इन्होंने सामाजिक मूल्यों का अध्ययन करने वाले प्रथम भारतीय रहते हैं। नेक्स्ट देखो भाई 90 नंबर, निम्न में से कौन सा समाजशास्त्र का मानवतावादी परिप्रेक्ष्य नहीं है? तो समाजशास्त्र का मानवतावादी परिप्रेक्ष्य निम्न में से कौन सा नहीं है? तो वो आ जाएगा आपके संरचनात्मक जो प्रकार्यवाद है, ये इसमें आपके मानवतावादी परिप्रेक्ष्य नहीं रहता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई 91 नंबर, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में सम्मिलित है। तो कौन कौन सा है वो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में शामिल है, वो आपको इसमें चयन करना है। तो सबसे पहले दे रखा है सामाजिक यथार्थ जो कि इसमें शामिल है, फिर दे रखा है सामाजिक व्यवस्था जो कि इसमें शामिल है, फिर आता है सामाजिक अव्यवस्था, वो भी इसके अंदर शामिल है। तो इसमें आ जाएगा ए, बी और सी, इनका ऑप्शन नंबर 4 इसका एकदम करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई 92 नंबर, निम्न में से कौन सी विशेषता समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक बनाती है? तो समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक बनाने वाली विशेषता कौन सी है? तो वो आ जाएगा आपके इसमें सामाजशास्त्रीय नियम सार्वभौमिक होते हैं, ये कारण कार्य संबंध पर आधारित विषय है, ये वास्तविक घटनाओं का विवेचना करता है, इनकी उपरोक्त सभी जो है वो इसकी विशेषताएँ रहने वाली है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 93 नंबर, निम्न में से किस अवधारणा से दुर्खियम का संबंध नहीं है? तो दुर्खियम का संबंध है वो नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा सामाजिक गति की जो है इसका संबंध है वो दुर्खियम से नहीं रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 94 नंबर, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो वो आपके इसमें आ जाएगा 1952 के अंदर इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 95 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चिन्हित करें। तो इसमें पहला आपको कोट दे रखा है प्रत्यक्षवाद। तो इसमें आपके जो प्रत्यक्षवाद है इसका संबंध रहने वाला है कॉम्ट से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा सबसे पहले। फिर दे रखा है आपको कि साव्ययी अनुरूपता। तो साव्ययी अनुरूपता जो है ये इसमें संबंध रहेगा आपके स्पेंसर से रहने वाला है, तो इसमें आ जाएगा 1 नंबर। और फिर दे रखा है आपको वर्स्टहैन। तो वर्स्टहैन का जो संबंध है ये आ जाएगा आपके मैक्स वेबर से, यानी कि इसमें आ जाएगा 4 नंबर। फिर दे रखा है सामाजिक तथ्य। तो सामाजिक तथ्य का संबंध जो है वो आ जाएगा आपके दुर्खियम से, यानी कि आपके 3 नंबर। तो 2, 1, 4, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें एकदम करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई 96 नंबर, समाजशास्त्र समूह में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है, ये किसका कथन है? यानी कि समाजशास्त्र समूह जो है इसमें मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है, ये कथन कहने वाले कौन थे? तो वो आ जाएगा किम्बाल यंग जो है, इन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र है वो समूह में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन ही समाजशास्त्र रहता है। नेक्स्ट देखो भाई 97 नंबर, आधुनिक समाजशास्त्र के विकास में केंद्रीय व्यक्तियों जनक पितामह के रूप में स्वीकार्य विद्वानों की एक सूची दी जा रही है, और इनमें से इस सूची में कौन सा केंद्रीय व्यक्ति के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता है, इसे इंकित कीजिए। तो कौन इसमें सम्मिलित नहीं है उसको आपको इंकित करना है, तो वो आ जाएगा आपके किंग्सले डेविस जो है वो इसमें है वो सम्मिलित नहीं थे। नेक्स्ट देखो भाई 98 नंबर, दुर्खियम के अनुसार कौन एक सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है? तो दुर्खियम के अनुसार कौन सी सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं रहती है वो आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा आपके सामाजिक तथ्य की प्रकृति अमूर्त होती है, ये इसके अंदर विशेषता दुर्खियम के अनुसार नहीं रहती है, बाकी सभी इसमें विशेषताएं रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 99 नंबर, दंड का कौन सा सिद्धांत अपराध के लिए सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों को उत्तरदायी मानता है? तो दंड का कौन सा सिद्धांत कहता है कि जो सामाजिक और जो मनोवैज्ञानिक है वो दोनों कारक है वो उसमें अपराध करने के लिए उत्तरदायी रहते हैं। तो वो आपके सिद्धांत आने वाला इसमें सुधारात्मक सिद्धांत इसमें रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 100 नंबर, निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक विशेषता मुख्य रूप से समाजशास्त्र द्वारा समाज और मानव व्यवहारों के अध्ययन में होती है?
यानी कि मुख्यतः कौन सी वैज्ञानिक विशेषता है जो मुख्य रूप से समाजशास्त्र द्वारा समाज और मानव व्यवहार के अध्ययन में होती है। तो इसमें आपके रहने वाला है भाई, एक तो आ जाएगा निरीक्षण रहने वाला है, सामान्यकरण भी रहने वाला है और भविष्यवाणी भी इसमें रहने वाली है। इनमें यानी कि इनमें से सभी जो है वो इसमें आपके विशेषताएँ रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 101 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय समाजशास्त्री ने भारतीय समाज को समझने हेतु मार्क्सिस्ट परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत किया था। तो मार्क्सिस्ट परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करने वाले भारतीय समाजशास्त्री कौन थे? तो वो आपके इसमें आ जाएगा AR देसाई जो है, इन्होंने मार्क्सिस्ट के परिप्रेक्ष्य को ही प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 102 नंबर, समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य इसमें इतिहास एवं जीवन वृत्तांत के मध्य संबंधों को विवेचित करने का प्रयास है, किसने विवेचित किया है? तो ये विवेचित किसने किया? तो वो आ जाएगा आपके C. राइट मिल्स के द्वारा इसको विवेचित किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 103 नंबर, सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य वो प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? तो वो आपका जाएगा सामाजिक व्यवस्था को समझने की चेष्टा से संबंधित रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 104 नंबर, सुख एक वांछनीय अनुभूति है, ये कथन है। तो सुख एक वांछनीय अनुभूति है, ये कथन किसका है? तो ये आ जाएगा आपके सिज्विक ने कहा है कि जो सुख है ये एक वांछित अनुभूति रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 105 नंबर, स्थूल सुखवाद समर्थन करता है। तो स्थूल जो सुखवाद है ये किसका समर्थन करता है? वो आपको इसमें से चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले तो सुख अंतिम शुभ के रूप में होता है, यानी कि सुख ही सबसे अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। और फिर आता है इसमें सुख के परिणात्मक भेद का, यानी कि इसमें भी बताया गया है कि सुख के जो परिणात्मक भेद है वो भी इसमें आपके समर्थन करते हैं। और फिर आता है आपके सुख के गुणात्मक भेद, इसमें नहीं बताया गया था। फिर आता है सुख है वो नैतिक मापदंड के रूप में भी होता है, तो ये भी आपके इसमें सही है। यानी कि A, B और D ये इसमें आपके स्थूल सुखवाद के समर्थन करता है। यानी कि A, B, D यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 106 नंबर दे रखा है, सुख ही नैतिकता का मापदंड है। यानी कि सुख ही नैतिकता का मापदंड है, यह संबंध रखता है। तो ये संबंध रखता है आपके स्वार्थ मूलक सुखवाद से संबंध रखता है भाई। तो स्वार्थ मूलक सुखवाद आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 107 नंबर दे रखा है, प्रत्येक मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य स्वयं अपने लिए अधिकतम सुख प्राप्त करता है, ये कथन संबंधित है। यानी कि कहा है कि प्रत्येक मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य यही होना चाहिए कि वह अपने लिए अधिकतम से अधिकतम सुख की प्राप्ति करे। यानी कि दूसरों के बारे में ज़्यादा न सोच करके अपने सुख के बारे में सोचना, ये कथन है वो किससे संबंधित रहता है? तो वो आपके इसमें आ जाता है भाई स्वार्थ मूलक सुखवाद से संबंधित रहता है। यानी कि जब व्यक्ति कोई अपने बारे में सोचता है तो लोग कहते हैं ना ये तो स्वार्थी हो गया, तो इसमें यानी कि अपने सुख के बारे में सोचने वाला आ गया स्वार्थ मूलक सुखवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 108 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा कथन सुखवाद के अनुरूप है? तो कौन सा कथन है वो सुखवाद के अनुरूप है? तो इसमें आ जाएगा आपके सुख ही परम मूल्य है, ये आपके सुखवाद के अनुरूप रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 109 नंबर, इसमें दे रखा है निम्न में से कौन सा कथन है वो असत्य है? तो असत्य कथन का आपको चयन करना है। तो इसमें आपके असत्य कथन जो है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि सिज्विक आदर्श मूलक सुखवाद से संबंध रखते हैं, ये इसमें कथन आपके असत्य रहने वाला है। बाकी सभी कथन है वो सत्य रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 110 नंबर, सुखवाद के अनुसार नैतिक निर्णय का विषय है। तो सुखवाद के अनुसार नैतिक निर्णय का विषय क्या रहता है? तो वो आ जाएगा आपके कर्म का जो परिणाम है ये इसमें आपके सुखवाद के नैतिक निर्णय का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 111 नंबर, प्रॉब्लम्स ऑफ एथिक्स रचना है। तो प्रॉब्लम्स ऑफ एथिक्स जो है ये किसके द्वारा रचना की गई थी? तो वो आ जाएगा आपके मारिट्स सिल्क के द्वारा इसकी रचना की गई थी भाई। तो मारिट सिल्क की पुस्तक आती है प्रॉब्लम्स ऑफ एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 112 नंबर दे रखा है आपको, सुख मूलक उपयोगितावाद के समर्थक दार्शनिकों का समूह है। यानी कि सुख मूलक जो उपयोगितावाद आता है इसके समर्थक में कौन से दार्शनिक का समूह रहता है? तो वो आपके इसमें आ जाएगा, एक तो रहता है जेरेमी बेंथम और दूसरे रहते हैं आपके इसमें J.S. मील, यानी कि ये दोनों इसके आपके समर्थक दार्शनिक रहते हैं। बाकी इसमें हेनरी रेसडेल इसका समर्थन नहीं करते हैं। यानी कि A और C जो है वो सुख मूलक उपयोगितावाद के समर्थन करते हैं। तो इसमें आप A और C ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट रहने वाला है भाई। नेक्स्ट देखो भाई 113 नंबर, नैतिकता के पालन में प्रयुक्त दबावों में से किस दबाव को बेंथम की बजाय J.S. मील स्वीकार करता है? तो इसमें आपके आ जाएगा आंतरिक दबाव को J.S. मील है वो स्वीकार करता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 114 नंबर दे रखा है,
सुखवाद के विरोधाभास से संबंध रखने वाले दर्शन शास्त्री है। तो सुखवाद के विरोधाभास से संबंध रखने वाले दर्शन शास्त्री कौन थे? तो वो आपका जाएगा हेनरी बेंथम इसके दर्शन शास्त्री रहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 115 नंबर। 115 में दे रखा है निम्न में से असत्य कथन को छांटिए, यानी कि कौन सा कथन इसमें असत्य है उसका आपको चयन करना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है देखो, जे.एस. मिल ने नैतिक सुखवाद की व्याख्या मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर की थी। बिल्कुल सही है भाई ये कि जे.एस. मिल ने जो नैतिक सुखवाद की व्याख्या की है वो मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर की है। दूसरा दे रखा है आपको यूटिलिटरियनिज्म जे.एस. मिल की प्रसिद्ध पुस्तक है। बिल्कुल सही है भाई, यूटिलिटरियनिज्म जो है ये जे.एस. मिल की प्रसिद्ध पुस्तक भी रहती है। फिर इसमें दे रखा है जे.एस. मिल सुखों के मध्य केवल गुणात्मक भेद को स्वीकार करते हैं। तो ये इसमें आपके गलत आ जाएगा कि गुणात्मक भेद को स्वीकार करते हैं, ये कथन इसमें असत्य रहने वाला है। फिर दे रखा है जे.एस. मिल शारीरिक सुख की अपेक्षा मानसिक सुख को महत्व देते हैं, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें असत्य कथन रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 16 नंबर दे रखा है, एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा असंतुष्ट मनुष्य होना अच्छा है और एक संतुष्ट पागल होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है। ये कथन किसने कहा था कि एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा असंतुष्ट मनुष्य होना अच्छा है और एक संतुष्ट पागल होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है। ये कथन कहने वाले विचारक कौन थे? तो वह आपके इसमें आ जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा ये कथन कहा गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 117 नंबर दे रखा है, मेथड्स ऑफ इथिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेथड्स ऑफ इथिक्स जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? वो आ जाएगा आपके सिज्विक के द्वारा इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 118 नंबर दे रखा है आपको, इनमें से कौन सा कथन है वो उपयोगितावाद से संबंधित है? तो निम्न कथनों में से देखो आपके कौन सा कथन जो है वो उपयोगितावाद से संबंध रखता है। तो इसमें आपके सबसे पहले आपको दे रखा है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही इसमें उपयोगितावाद का समर्थन संबंधित रहने वाला है, यानी कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए, यही आपके उपयोगितावाद कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 119 नंबर। 119 में दे रखा है बेंथम के सुखवादी गणक का कौन सा तत्व है जो उसके सिद्धांत को अहमवादी सुखवाद से भिन्न मानता है? यानी कि अहमवादी सुखवाद से भिन्न मानता है, कौन सा तत्व रहता है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके विस्तार जो है ये इसमें अहमवादी सुखवाद से भिन्न मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 120 नंबर, कांट के नीति शास्त्र के विषय में असत्य कथन है। तो कांट का जो नीति शास्त्र है इसके विषय में असत्य कथन कौन सा है? तो वो आपका जाएगा इसके अनुसार नैतिक नियम संवेग एवं भावनाओं पर आधारित रहता है, ये इसमें आप कथन असत्य आ जाएगा। बाकी सभी कथन सत्य है कि ये नैतिक सिद्धांत कर्तव्य से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और इसके अनुसार नैतिक नियम एक निरपेक्ष आदेश है, ये भी सही है। और इसके अनुसार शुभ संकल्प निरपेक्ष और बिना शर्त शुभ है, ये भी इसमें सही रहने वाला है। तो इसमें आपके 120 में ऑप्शन नंबर 2 जो है ये असत्य कथन आएगा, बाकी सभी कथन सत्य रहने वाले हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 121 नंबर, कांट के नीति शास्त्र में महत्वहीन तथा अप्रासंगिक है। तो कांट का जो नीति शास्त्र है इसके अकॉर्डिंग कौन महत्वहीन है और कौन इसमें अप्रासंगिक रहता है? तो इसमें आ जाएगा आपके जो कर्म फल है ये इसमें महत्वहीन रहते हैं और अप्रासंगिक भी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 122 नंबर, मुझे करना चाहिए अतः मैं करता हूँ, कांट का ये कथन संकेत करता है, यानी कि मुझे करना चाहिए अतः मैं करता हूँ, ये संकल्प कांट किस ओर संकेत करता है? तो इसमें आ जाएगा आपके संकल्प की स्वतंत्रता की ओर इसमें संदेश या संकेत किया जा रहा है कि संकल्प आप स्वतंत्र रूप से संकल्प ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 123 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन है वो असत्य है? तो कौन सा कथन इसमें असत्य रहता है वो आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा सबसे पहला दे रखा है शुभ संकल्प व आनंद पूर्ण शुभ होता है, तो ये इसमें सत्य है। ईश्वर अपने आप में स्वतः शुभ है, ये इसमें आपके कथन असत्य रहने वाला है भाई। स्वाधीनता के नियम के अनुसार नैतिकता बाह्य आरोपित न होकर के आत्म प्रेरित होती है, ये भी सही है। कांट नैतिक निर्णयों का संबंध सिर्फ बुद्धि से मानते हैं, ये भी इसमें सही है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसमें असत्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 124 नंबर दे रखा है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत भारतीय दर्शन के निष्काम कर्म योग से समानता रखता है? तो कौन सा सिद्धांत है जो कहता है कि भारतीय दर्शन के निष्काम कर्म योग से इसमें समानता रखता है? तो वो आपका जाएगा सुखवाद का विरोधाभासी सिद्धांत जो है वो इसमें आपके भारतीय दर्शन के निष्काम कर्म योग से समानता रखता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 125 नंबर दे रखा है आपको, कांट के द्वारा दिए गए नैतिक नियमों में से कौन सा नियम स्वयं में बाकी के नियमों को समाहित कर लेता है? यानी कांट ने ऐसा नियम दिया जिसमें आपके जो सभी स्वयं नियम है वो सभी नियमों को इसमें अपने आप के अंदर समाहित कर लेता है, तो वो नियम कौन सा रहता है? तो वो इसमें आपका आ जाएगा भाई साध्यों के राज्य का नियम।
साध्यों के राज्य का नियम जो है वो सभी नियमों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 126 नंबर, आनंद की ओर आवेग यदि अत्यधिक प्रबल हो जाए तो यह मूल उद्देश्य से भटक जाता है, यह मत किसने कहा था? यानी कि आनंद की ओर आवेग अत्यधिक प्रबल हो तो ये मूल उद्देश्य से भटक जाता है, एक मत किसने कहा था? तो वो आ जाएगा आपके सिज्विक के द्वारा ये कथन कहा गया था। फिर दे रखा है 27 नंबर, निम्न में से कौन सी रचना कांट द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो कांट ने कौन सी रचना है वो नहीं लिखी, तो वो आ जाएगा आपके मैंस सर्च फॉर मीनिंग। मैंस सर्च फॉर मीनिंग है वो कांट के द्वारा आपके नहीं लिखी गई है, बाकी सभी कांट के द्वारा लिखित पुस्तकें रहती है भाई। नेक्स्ट देखो भाई 128 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, कांट महत्व देता है, तो कांट है वो किससे महत्व देता है? तो वो आपके इसमें आ जाएगा विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर आधारित क्रम को है वो कांट महत्व देता है भाई, यानी कि 28 में आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 129 नंबर, 129 में दे रखा है, कांट के अनुसार प्रत्येक आदेश में प्रत्यय निहित रहता है, तो प्रत्यय निहित है वो कहाँ रहता है? तो इसमें आपका आ जाएगा 129 का ऑप्शन नंबर 1 कि चाहिए का इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 130 नंबर, विशुद्ध कर्तव्य चेतना से अभिप्रेरित होकर कर्म करने का दृढ़ निश्चय कहलाता है। कर्म करने का दृढ़ निश्चय वो क्या कहलाता है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके शुभ संकल्प इसमें रहने वाला है भाई, तो 130 का आ जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 131 नंबर, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा है वो सही सुमेलित नहीं है, वो आपको चयन करना है। तो स्थूल उपयोगितावाद जो है वो जेरेमी बेंथम की रहने वाली है। सुसंस्कृत उपयोगितावाद जो है ये इसमें आपके JS मील का रहने वाला है। सुखवादी फलन जो है ये रहेगा आपके सिज्विक, तो ये इसमें आपके इसमें क्या रहने वाला है? गलत रहने वाला है अभी, कि सुखवादी कलन जो है ये सिज्विक का नहीं रहने वाला। बाकी मुख्य सद्गुण जो है ये प्लेटो का रहने वाला सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 132 नंबर, निम्न में से कौन से तत्व बेंथम द्वारा सुख के परिमाण को मापने के लिए बताए गए तत्वों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? तो वो आ जाएगा आपके अनिश्चितता इसमें सम्मिलित नहीं रहती है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 133 नंबर, निम्न में से किस बाह्य दबाव का संबंध कानूनी बाध्यता से है? तो कौन सा बाह्य दबाव का संबंध है जो कानूनी बाध्यता से रहता है? तो इसमें आ जाएगा राजनीतिक दबाव जो है ये इसमें आपकी कानूनी बाध्यता भी रहती है। नेक्स्ट देखो भाई 134 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के उपयोगितावाद के अनुसार सुख के अतिरिक्त ज्ञान, सद्गुण, सत्य आदि भी जीवन का आधार होते हैं, ये किसने कहा था? तो वो आ जाएगा आपके आदर्श मूलक इसमें रहता है भाई। आदर्श मूलक प्रकार के उपयोगितावाद के अनुसार सुख के अतिरिक्त ज्ञान, सद्गुण और सत्य आदि भी जीवन के आधार रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 135 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन है वो असत्य है? तो असत्य कथन निम्न में से कौन सा है उसका आपको चयन करना है। तो कथन नंबर 2 जो है वो इसमें आपको असत्य हो जाएगा कि बेंथम सुखों के मध्य गुणात्मक भेद को स्वीकार करता है, ये इसमें आपको क्या हो जाएगा? असत्य कथन रहने वाला है बेंथम के बारे में। नेक्स्ट देखो भाई 136 नंबर दे रखा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा संकल्प की स्वतंत्रता की अनिवार्य शर्त नहीं है? यानी कि संकल्प की स्वतंत्रता की अनिवार्य शर्त कौन सी नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो इसमें आपके आ जाएगा कि न्याय का आचरण जो है ये इसमें आपके स्वतंत्रता की अनिवार्य शर्त नहीं रहती है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 137 नंबर, संकल्प की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा है वो कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो आ जाएगा आपके इसके अभाव में नैतिक निर्णय सार्थक होते हैं, ये इसमें आपके सही नहीं है। बाकी सभी है वो संकल्प की स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी सही रहने वाले हैं। कि किस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्म का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है? तो कौन सा सिद्धांत है जिसने बताया कि प्रत्येक कर्म का कोई ना कोई कारण है वो अवश्य होता है? तो इसमें आपका आ जाएगा कि नियत तत्ववाद जो है ये कहता है कि कोई ना कोई कर्म ऐसा होता है जिसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 139 नंबर, निम्न में से किस सिद्धांत को आकस्मिकता का सिद्धांत नाम से भी जाना जाता है? तो आकस्मिकता का सिद्धांत जो है इसे आपके आ जाएगा अनियमितवाद जो है इसे आकस्मिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि इससे पता चल रहा है अभी अनियतवाद है, इनकी नियत नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, वो कभी भी आकस्मिक रूप से घटित हो सकता है, तो इसे ही आकस्मिकता का सिद्धांत नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 140 नंबर, संकल्प की स्वतंत्रता का अर्थ है। तो संकल्प की जो स्वतंत्रता होती है इसका क्या अर्थ होता है? तो इसमें आपके रहने वाला है जो व्यक्ति कर सकता है वही करना है, यानी कि जो उसके मन में है करने की वही कर सकता है, जो उसका फैशन है करने का वही करे, तो उसे कहते हैं संकल्प की स्वतंत्रता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 141 नंबर,
दंड का कौन सा सिद्धांत आत्मनियंत्रणवाद की अवधारणा पर आधारित है? तो आत्मनियंत्रणवाद की अवधारणा पर कौन सा दंड आधारित है? तो इसमें आपके रहने वाला है भाई, एक तो आ जाएगा केवल प्रतिकारात्मक सिद्धांत, और एक आ जाएगा केवल सुधारवादी सिद्धांत जो है, ये दोनों कहते हैं आत्मनियंत्रणवाद वाले अवधारणा पर आधारित रहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 142 नंबर दे रखा है आपको। आपराधिक कृत्य एक निषेध है और दंड एक निषेध का निषेध है। यह दंड के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की एक अभिव्यक्ति है? यानी कि इसने कहा कि आपराधिक कृत्य एक निषेध है और दंड एक निषेध का भी निषेध है। तो ये दंड जो है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की एक अभिव्यक्ति है? तो ये आपके जाएगा इसमें प्रतिकारी सिद्धांत के तहत रहती है भाई, प्रतिकारी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 143 नंबर दे रखा है आपको। निम्न में से कौन सा विकल्प नियतवाद को श्रेष्ठतम रूप से अभिव्यक्त करता है? तो नियतवाद को श्रेष्ठतम रूप से अभिव्यक्ति कौन करता है? तो इसमें आ जाएगा आपके जो भी घटित होता है वह पूर्व निर्धारित होता है। ये कहता है अभी नियतवाद कहता है कि जो भी आपके जीवन में घटित हो रहा है वो पहले से क्या है, निर्धारित है। यानी कि जो अच्छा हो रहा है तो अच्छा निर्धारित है, और बुरा हो रहा है तो इसका मतलब है कि बुरा आपके पहले से निर्धारित किया हुआ है, उसी अकॉर्डिंग चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 144 नंबर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 144 आपको दे रखा है। निम्न में से कौन सा संकल्प की स्वतंत्रता के साथ सामंजस्य रखता है? यानी कि कौन सा कथन है जो संकल्प की स्वतंत्रता के साथ सामंजस्य रखता है? तो इसमें आपका आ जाएगा किसी भी कर्म को करने या न करने का चुनाव व्यक्ति स्वयं कर सकता है। यह इसमें आपके संकल्प की स्वतंत्रता के साथ सामंजस्य रखता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 145 नंबर आपको दे रखा है। संकल्प की स्वतंत्रता का जुड़ाव है। तो संकल्प की स्वतंत्रता का जुड़ाव किसके साथ है? तो वो आ जाएगा आपके नैतिक उत्तरदायित्व से इसका जुड़ाव रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 146 नंबर। तुम्हें भेड़ चराने के लिए दंडित नहीं किया गया है, अभी तो इसलिए दिया जा रहा है कि जिससे लोग चोरी न करें। ये दंड कौन सा सिद्धांत है? यानी कि तुम्हें भेड़ चुराने के लिए दंडित नहीं किया जा रहा है, अभी तो इसलिए दिया जा रहा है कि जिससे लोग चोरी न करें। ये दंड है वो कौन सा सिद्धांत रहता है? तो इसमें आपके रह जाएगा भाई प्रतिरोधात्मक सिद्धांत रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 147 नंबर। 147 में आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा दार्शनिक दंड के प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का समर्थक नहीं है? यानी कि दार्शनिक दंड के प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का समर्थक कौन नहीं है? तो वो आपका आ जाएगा बेंथम जो है वो इसके समर्थक नहीं थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 148 नंबर। दंड के किस सिद्धांत से मृत्युदंड संगत नहीं है? तो दंड के किस सिद्धांत से मृत्युदंड जो है वो संगत नहीं है? तो इसमें आपका आ जाएगा भाई सुधारात्मक दंड के सिद्धांत में मृत्युदंड जो है वो संगत नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 149 नंबर। दंड के प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है। तो दंड का जो प्रतिशोधात्मक सिद्धांत होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? तो वो आता है कि अपराधी को उसके कर्म के अनुसार दंड देना ही प्रतिशोधात्मक सिद्धांत कहता है कि उसके अपराधी का जो कर्म है उसके अनुसार उसको दंड देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखो भाई। दंड का उद्देश्य समाज में अधिकतम सुख सुनिश्चित करना है, यह किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? यानी कि जो दंड दिया जा रहा है इसका एक उद्देश्य एक ही है कि समाज के अंदर है वो अधिकतम सुख है वो सुनिश्चित करना। तो ये किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो ये आ जाएगा आपके उपयोगितावाद सिद्धांत से जुड़ा हुआ। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो आपके एकदम सही रहने वाला है। तो ये थे भाई आपके 150 क्वेश्चन माइनर टेस्ट नंबर 1 के। और पेपर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट तो ज़रूर ही करना है। और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लो भाई, ताकि जैसे ही अगली क्लास अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा इस चैनल पर आपको 4th ग्रेड की रीट लेवल 1, रीट लेवल 2 साइंस मैथ और रीट लेवल 2 SST के भी जितने भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है कलाम अकेडमी की, उसके पेपर का सोल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। इसलिए बने रहे और अपनी तैयारी को बेहतर करें। थैंक यू सो मच।